हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम नई कहानी के ऊपर बात करेंगे। जिस कहानी के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत। इस कहानी का जो कथा सार है, इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कथा सार, जिसको आप कथा वस्तु सार सारांश भी कह सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। भीष्म साहनी एक सफल कहानीकार है। मूलतः भीष्म साहनी विभाजन की त्रासदी के साहित्य की रचयिता है। इनकी कहानियों में मध्य वर्ग की टूटन, आशा, आकांक्षा, दुख, अंतर्विरोध, जिजीविषा, विसंगति आदि का सशक्त वर्णन मिलता है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है, जिसमें श्यामनाथ नामक व्यक्ति प्रतिद्वंद्विता की दौड़ में आगे बढ़ने की लालसा में, तरक्की के मोह में संघर्ष करते करते, चाह रखते रखते मानवीय मूल्यों को भी उधेड़ देता है। खीज, बेचैनी, चिंता, अशांति से ग्रस्त होकर नाजुक संबंधों की अहमियत को भी भुला देता है। ये कहानी आरंभ होती है श्यामनाथ की चिंता से, क्योंकि उसका चीफ घर पर डिनर के लिए आने वाला है। श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं होती है। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों को इधर से उधर रखने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगती है। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए हैं। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी है, उनके घर पर उनके चीफ आने वाले होते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, घर के सामान को इधर उधर रख रहे होते हैं। ठीक है, सारी तैयारियां कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया है। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा है। तो जो कीमती सामान है वो सब तो सजावट के तौर पे रख दिया गया है अपनी जगह, लेकिन जो फालतू सामान है उसको अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाने की कोशिश करी जा रही है। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा, इस बात की और न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी मतलब कि उनकी धर्मपत्नी का ध्यान गया था। तो जो श्यामनाथ है वो अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं अंग्रेजी में कि माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएगी। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती की चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। तो यहाँ पर जो श्यामनाथ है वो अपनी माँ की सहेली के बारे में कह रहे हैं कि कितनी मुश्किल से उस बुढ़िया का हमारे घर में आना जाना बंद किया था। अब मैं अपनी माँ को वहाँ नहीं भेजूंगा, वरना दोबारा उस बुढ़िया का या मेरी माँ की सहेली का दोबारा हमारे घर पे आना जाना हो जाएगा। ठीक है, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था उनका आना जाना। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद से खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर श्यामनाथ और उसकी धर्मपत्नी के सामने फिर से एक अड़चन खड़ी हो जाती है कि अगर हम अपनी माँ को जल्दी से खाना खिलाकर उनको कोठरी में भेज देंगे, तो अगर वो जल्दी सो जाएंगी तो वो नींद में खर्राटे लेंगी, तो क्या होगा।
क्योंकि साथ में ही बरामदा है जहाँ पर लोग खाना खाएंगे। तो जो शामनाथ है वो कहता है कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेंगे, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि सोए नहीं बैठी रहे, और क्या। ठीक है। तो जो शामनाथ की धर्मपत्नी है वो कहती है, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। तो ये जो है वो शामनाथ की धर्मपत्नी बोलती है। शामनाथ कुछ खीज उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो धर्मपत्नी बोलती है, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर शामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता है। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। यहाँ पर जब शामनाथ कोठरी के बाहर आता है तो वह अपनी माँ को देखता है कि उसकी माँ दुपट्टे में मुंह सर लपेटे माला जप रही है, और दूसरी तरफ जो उसकी माँ है वो सोच रही है कि जो बेटे के दफ्तर से बड़ा साहब आने वाला है, सुबह से तैयारियां चल रही हैं, तो वो इस आशा में है कि जो भी काम है मेरे बेटे का वो खुशी खुशी निबट जाए। ठीक है, कोई अड़चन ना आए। तो ये जो माँ है वो एक तरह से प्रे कर रही है। ठीक है। तो जो शामनाथ है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। यह सुनकर माँ खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि घर में मांसाहार बना था। शामनाथ माँ को सोने के लिए भी मना कर देता है क्योंकि वह खर्राटे लेती है। इतना होने पर शामनाथ की उधेड़ बुन खत्म नहीं होती है। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वह फिर जुझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। मिस्टर शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों के बारे में सोचने लगे। शामनाथ हर बात में तरकीब चाहते हैं। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, शामनाथ को चिंता थी। अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जत नहीं होना पड़े। तो यहाँ पर जो शामनाथ है उसको कहीं ना कहीं चिंता है कि अगर चीफ साक्षात माँ के सामने आ गए तो कहीं लज्जा ना हो जाए। माँ को सर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ। जैसे कि उसके दिमाग में ये है शामनाथ के कि अगर साक्षात हो भी गया, अगर चीफ मिल भी गए माँ से तो कहीं ना कहीं लज्जित ना होना पड़े। पहन के आओ तो ज़रा देखूं। साथ ही शामनाथ माँ को जेवर पहनने को कहता है, पर माँ कहती है कि वो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये सुनकर शामनाथ को गुस्सा आ जाता है। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर शामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना, ठीक है। तो जो माँ है वो कहती है, मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर माँ जो है वो श्यामनाथ को कह देती है कि तुम उनको साफ साफ कह देना कि जो माँ है वो कुछ समझती नहीं है, कुछ नहीं जानती है, तो तुम कह दोगे तो वो तुम्हारा जो चीफ है वो मेरे से कुछ नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गए और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर वह घबरा उठती है। ये तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियां की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसी पुरानी सहेली हो। और इसी रॉ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब चीफ आ जाते हैं तो किस तरीके से माहौल बन जाता है। जैसे जैसे गिलास भरे जा रहे हैं वैसे वैसे जो वार्तालाप है वो उस रॉ में बहे जा रही थी। और जो बॉस था, जो चीफ था, वो जिस तरीके से रौब रखता है दफ्तर में, वो उतना ही दोस्ती जैसा व्यवहार घर में कर रहा था श्यामनाथ के साथ। और जो चीफ की जो धर्मपत्नी आई हुई थी मेम साहब, वो भी श्यामनाथ की धर्मपत्नी से ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी सहेली हो। तो यहाँ पर जो वक्त है वो गुजरता चला जाता है और पीते पिलाते हुए, खाना खाते हुए 10:30 बज जाते हैं। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन हो गया। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। तो जब खाना खाने के बाद सब मेहमान, चीफ और श्यामनाथ सब लोग जब बरामदे में गए तो वहाँ पर जो माँ है वो कुर्सी पर ही बैठी हुई थी और उसके दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और जो सर है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते। वो इस कदर नींद में थी कि जो बाल हैं वो उनके दिख रहे थे और आधे गंजे सर पर अस्वस्थ बिखरे हुए थे क्योंकि जो साड़ी का पल्ला था वो उनके सर से खिसक गया था। देखते ही श्यामनाथ कूद हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। ठीक है। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथ की उंगलियां थरथर कांपने लगी। श्यामनाथ ने अपनी माँ को सोने के लिए कहा। इतने में चीफ की माँ से भेंट हो जाती है। ठीक है। तो जो चीफ है वो साक्षात हो जाता है श्यामनाथ की माँ से, तो वह माँ से हाथ मिलाता है, उनसे टप्पे सुनता है, माँ सुनाती भी है। चीफ
फुलकारी की बात करता है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? तो जो शामनाथ है वो अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, जो साहब है, जब वो देखता है कि साहब को फुलकारी बहुत पसंद आई है तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, ऐसी ही फुलकारी उनके लिए बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वे ज़रूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी नज़रें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़र बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़ दीवार को देखे जा रही थी। माँ के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। तो यहाँ पर जो माँ है उसको ऐसा लग रहा है कि उसके वजह से उसके बेटे की सारी पार्टी खराब हो गई है, कि वो क्यों सोई, क्यों उसने खर्राटे मारे। तो जो माँ है वो एक तरह से उसको गिल्ट है इस बात का। ठीक है, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं करा? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। तो जैसे ही माँ कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलती है तो जो शामनाथ है वो खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेता है और कहता है कि ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ, ओ अम्मी, ओ अम्मी। तो यहाँ पर जो शामनाथ है उसके दिल में, उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि माँ के वजह से कहीं मुझे शर्मिंदा ना होना पड़ जाए, कहीं चीफ नाराज़ ना हो जाए, कहीं चीफ गुस्सा ना हो जाए और वो पार्टी छोड़कर चले जाए, कहीं मुझे लज्जित ना होना पड़ जाए। लेकिन जो बाद में जब चीफ का सामना होता है शामनाथ की माँ से, तो जो माँ है उसके वजह से ही शामनाथ की जो पार्टी है उसमें चार चांद लगते हैं और माँ के वजह से ही रंग आ जाता है पार्टी में। तो इसीलिए जो शामनाथ है वो जिस माँ को छुपाता है कि कहीं इसके वजह से कहीं कुछ हो ना जाए उसकी माँ की वजह से, तो बाद में जब वो पार्टी अच्छी जाती है तो शामनाथ बाद में अपनी माँ के ही गले लगता है, जिसको वो फालतू सामान मानता है। आज तुम्हारे कारण मेरा चीफ बहुत खुश हुआ है, तुम उनके लिए फुलकारी बना देना। माँ फुलकारी बनाने की असमर्थता जताती है, लेकिन ये जानकर कि फुलकारी पर ही उसके बेटे को बड़ी नौकरी मिलेगी तो वह तैयार हो जाती है और खुश होती है। अतः बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कहानी का अंत होता है। तो वैसे तो माँ असमर्थ जाहिर करती है खुद को, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी होती है, उसको सही से दिखता नहीं है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं, तो वो अपनी असमर्थता दिखाती है कि वह फुलकारी नहीं बना पाएगी। लेकिन जब वह ये सोचती है कि बड़े साहब खुश हुए हैं और मैं फुलकारी बना दूंगी तो मेरे बेटे को बड़ी नौकरी मिलेगी, तो वो खुश हो जाती है। तो बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। तो इसी के साथ इस कहानी का जो कथासार है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। ये जो कहानी है चीफ की दावत भीष्म सानी की एक श्रेष्ठ कहानी है, जिसमें मध्य वर्गीय परिवार का कथानक लेकर लेखक चला है, जिसमें प्रदर्शन की भावना, आगे बढ़ने की चाह तथा उनके परिणाम स्वरूप मूल्य हनन का वर्णन किया गया है। कथा में एक सूत्रात्मकता है। कथा का
प्रारंभ शामनाथ की चिंता से होता है। चीफ का आना कथा का मध्य है तथा चीफ का माँ से मिलकर जाना कथा का अंत है। रोचकता की दृष्टि से भी पग पग पर कौतूहलता बनी रहती है। तो जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि आगे इस कहानी में क्या होगा, कहानी का अंत कैसा होगा, क्या चीफ का सामना शामनाथ की माँ से होगा, या जब सामना होगा तो शामनाथ लज्जित होगा या नहीं, या चीफ के जाने के बाद शामनाथ अपनी माँ के साथ क्या रवैया करेगा, क्या उसको घर से बाहर निकाल देगा या उसको गुस्सा करेगा या उसके गले लगेगा। तो ये जो कौतूहलता है कि आगे कहानी में क्या होगा, यह आखिर तक बनी रहती है। इस कहानी का कथानक रोचकता, जिज्ञासा, कौतूहलता, चरमोत्कर्ष तथा अंत आदि से संपन्न है। ये सब मिलकर कथा वस्तु को सशक्त और प्रभावी बनाते हैं। तो कथा वस्तु की दृष्टि से हम देखते हैं कि ये जो कहानी है वो पूर्ण रूप से सफल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हिंदी रचनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी सप्रसंग व्याख्या आदि के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। इस चैनल पर आपको परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।